हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ होता क्या है ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, इनके बारे में। तो जैसे कि हमने देखा स्केलर फॉर्म क्या होता है। स्केलर फॉर्म जो ये कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला होता है वही स्केलर फॉर्म होगी, इसके अलावा नहीं, क्योंकि स्केलर फॉर्म केवल मैग्नीट्यूड देखता है ना कि डायरेक्शन। और वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारी डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे कि जो फॉर्मूला होता है जो भी सिंबल होगा वही मैग्नीट्यूड है, तो इसके अलावा जो भी कुछ है तो वो क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म। तो आज हम स्केलर फॉर्म में पढ़ के वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म सबसे पहले हमने कंसीडर किया तीन एक्सिस प्लेन, एक्स वाई जेड। एक्स हमारा हॉरिजॉन्टल है, वाई हमारा वर्टिकल है और जेड हमारा इंक्लाइंड है। इस एक्स एक्सिस पर हमने दो पार्ट रखे हुए हैं। एक्स एक्सिस पर दो पार्ट होते हैं हमारे, जो ओरिजिन पर है दो हमने डिस्टेंस ले ली r1 और r2, दोनों वेक्टर फॉर्म में है। अब ये दोनों पोजीशन वेक्टर बन गए हमारे। इस तरीके से ओरिजिन से जा रहे हैं, दोनों पोजीशन वेक्टर हुए। इस पर हमने सेम चार्ज ले लिए। सेम चार्ज क्या होंगे, जैसे कि लाइक चार्ज जिन्हें बोलते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये दोनों वैल्यू ले ली हमने। अब पॉजिटिव नेगेटिव में फर्क क्या है कि हमने ले प्लस, जैसे अब हमारा ये है प्लस Q1 प्लस Q2, इसका मतलब क्या है, ये दोनों रिपल्सन क्रिएट करेंगे। और रिपल्सन कब होता है, जब दो लाइक चार्ज अगर मिल रहे हो तो वो रिपेल होंगे, और रिपेल होंगे तो रिपल्सन क्रिएट होगा। इन दोनों में रिपल्सन ही होना है, क्योंकि इन दोनों के अपोजिट, इनमें जो फोर्स क्रिएट होगा वो दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आज हम देखते हैं इसके बारे में। तो अब ये जो R1 है, ये R1 इसकी डायरेक्शन जो होगी, इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी, इसकी डायरेक्शन जाएगी ऐसे यहाँ से होते हुए, ये डायरेक्शन यहाँ से होते हुए ये R12 पे जाती है, R12, और किधर जाएगी, यहाँ से F21 की तरफ, यहाँ से F21, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ से R2 है, R2 की डायरेक्शन ये होगी, और यहाँ से किधर जाएगा, इधर की तरफ, यानी Q1 की तरफ। Q1 क्या हो जाएगा हमारा, सेम डायरेक्शन में होगा। Q1 में सेम डायरेक्शन होगी, तो ये जो R1 ये F21 की तरफ डिस्कस कर रहा था, और R2 F12 की तरफ रिपेल करेगा, ये F12 हो जाता है। दोनों फोर्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब ये जो पुश करता है, R2 पुश करता है F1 की तरफ, और R1 पुश करता है F2 की तरफ। यहाँ ये चीज हमें डिस्कस करनी है। इन चीज के बारे, इन दोनों पोजिशन वेक्टर के तौर पर हम वेक्टर फॉर्म को निकाल सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को याद होगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जैसे कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब ये हमारा कैसा होता है, वेक्टर फॉर्म में, और के की जो वैल्यू लगाई थी हमने 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें एक वैल्यू भी लगाई जाएगी, वैल्यू होती है हमारी पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर लगाया जाएगा कैसे। अब इसका मतलब है जो F1 और F21 और F12 लिखा है, F12 का मतलब है कि जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो 2 से 1 की तरफ लगाया जा रहा है, और F21 का मतलब है 1 से 2 की तरफ लगाया जा रहा है। यानी ये जो Q1 है या R1 है उससे 2 की तरफ लगाया जा रहा है, और R2 लगा रहा है F12 पर, फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ देखेंगे F12 F2 का मतलब, now F21 is exerted on force R12. These are repel. These are repel each other, यानी ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले इसके बारे में क्रिएट कर ले, F21 ही देख लेते हैं। F21 देखेंगे
तो F21 का जो मतलब होगा वो क्या निकल के आता है, F21 बराबर देखेंगे तो यहाँ देखो हमें फॉर्मूला होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला पता होना चाहिए के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। तो हमने फॉर्मूला फर्स्ट सबसे पहले ये लिखा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर तो ले लिया, लेकिन R होगा कौन सा, अगर हम 2 1 की तरफ ले रहे हैं तो सोचने वाली बात यह है कि 2 1 पर फोर्स कौन सा डिस्टेंस लगाता है, कौन सी रेडियस लगाती है, किस R के द्वारा लगाया जाता है। तो हमने जैसे पहले बताया था R1 ये रिपेल करता है इस डिस्टेंस को F21 की तरफ। इसका कौन सा फोर्स लगा रहा है, R1 लगा रहा है। तो R1 तो इसमें कौन सा आएगा, F21 पर R12 वाली आ रही है तो R12 और यहाँ हो जाएगा R12 का यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जैसे हम पढ़ चुके हैं R12 बराबर R12 का वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 का मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा। तो ये तो हमारी F21 की हो गई। F21 की वैल्यू हमने इतनी कर ली। सिमिलरली का मतलब सेम एज, जैसे कि हमने ये किया है वैसे ही ये करेंगे। F12 अब हम निकाल लेते हैं। F12 निकालेंगे तो क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 का यूनिट वेक्टर। तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया R यानी डिस्टेंस ड्यू टू 2, डिस्टेंस है जो 1 से 2 की तरफ है, और जो डिस्टेंस है वो 2 से 1 की तरफ है। 2 से 1 की तरफ की तरह यहाँ से ये पीछे वाला आगे लिया जाता है और अगले वाला पीछे लिया जाता है। तो यहाँ 2 से 1 की तरफ F21 पर है और यहाँ 1 से 2 की तरफ F12 पर है। तो जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया गया है, तो जो हमारी दोनों रेडियस होंगी, दोनों डिस्टेंस होंगी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। जैसे कि हम देखते हैं R12 जा रहा है F21 की तरफ और R21 जाता है, चल नाम दे दें, सॉरी लिखना भूल गए, R21। तो R21 जाता हमारा F12 की तरफ, F12 जाता। तो यहाँ देखते हैं, सो द डिस्टेंस विल बी जो हमारी डिस्टेंस आएगी वो कितनी आती है। डिस्टेंस को देखते हैं, R21 इक्वल टू आ जाता है -R12, यानी हमारा जो आता है, मैंने जैसे अभी आपको बताया था दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट होती है तो R21 इक्वल टू हम -R12 लिख लें या R12 इक्वल टू -R21 लिख लें, बात एक ही है, किसी भी एक यूनिट में हम रख लेते हैं। तो इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड। जैसे कि देखते हैं, अब हम R12 की जगह R21 या सॉरी R21 की जगह R12 रख सकते हैं, वो भी माइनस का। अब इस माइनस वाली वैल्यू को अगर स्क्वायर करें तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, जब माइनस माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, प्लस। तो यहाँ देखते हैं, पुट द वैल्यू, यहाँ हम दूसरे से मिटा देते हैं, पुट द वैल्यू of distance, in equation third and fourth। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ दोनों में रख लेते हैं। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में रखेंगे तो देखो यहाँ थर्ड क्या है, F12 इक्वल टू क्या है, के, ये हमने वैल्यू निकाल ली। Q1 Q2 भी लिख लिया भाई हमने, अपॉन R21 की जगह हमें चेंज करना होगा, R21 यहाँ है और R21 बराबर हमने क्या ले लिया, -R12। तो हम जाहिर सी बात है R21 की जगह ये रख सकते हैं, तो रखेंगे। यहाँ क्या स्क्वायर है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस वैल्यू रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, R12 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ यूनिट वेक्टर है, ये जो कैप का निशान है ये यूनिट वेक्टर हो गया, R21 है ना, R21 हमने +1 में पढ़े यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, R21 है तो यहाँ R21 बराबर क्या है, माइनस का R12।
तो अब यहाँ क्या रखेंगे, प्लस की आएगी माइनस की, इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ सिंगल है। अगर इसका स्क्वायर पूछा होता है यहाँ तो ये प्लस हो जाती है, सिंगल वैल्यू पूछी है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, माइनस का R12, ये भी यूनिट वेक्टर हो जाएगा जैसे वैल्यू रखी जा रही है। इसे इक्वेशन मान लें फोर्थ, दिस इज इक्वेशन फोर्थ हो गई। सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अब कर रहे हैं F21, थर्ड एंड फोर्थ लगाते हैं और थर्ड एंड सेकंड है, थर्ड एंड सेकंड। तो F21 इक्वल टू क्या आएगा, F21 इक्वल टू आएगा के Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 इक्वल टू F21 है, जो यहाँ क्या है R12 दे रखा है और हमने R21 बराबर माइनस R12 लिखा है। अब R12 बराबर क्या आ जाएगा, R12 बराबर आएगा R21, ये भी कैसे देखें, यहाँ देखते हैं R12 बराबर माइनस R21, दोनों हम लिख सकते हैं, दोनों लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस यहाँ R12 है, इस 12 की जगह हम R21 रख ले। अब ये भी देखो यहाँ माइनस का है ना, और यहाँ स्क्वायर पूछा हमें, स्क्वायर पूछा तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस R21 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस R21 का स्क्वायर वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन है फिफ्थ इक्वेशन हमने मान ली। अब क्या करेंगे, हमें इसके जरिए इसके तरीके से हमें ये निकालना, जैसे हमने ये दोनों अपोजिट निकाल लिए, तो ये हमें इसमें सॉल्व करना था कि अगर हम डिस्टेंस को अपोजिट करते हैं तो हमारा फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है या नहीं होता, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो हमारा फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कैसे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर लें, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगी, ये और ये वैल्यू दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ये तो नहीं होगी, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये और ये अलग अलग रहेंगी। लेकिन एक बात हमें पता है, हम रख सकते हैं F12 सेम एज डिस्टेंस की तरह रख लेते हैं हम। F12 देखते हैं, अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस, ठीक है। हम यहाँ इक्वेशन फिफ्थ देखी थी, हम ये रख रहे कंपेयरिंग इक्वेशन फोर्थ, यानी इक्वेशन फोर्थ को कंपेयर करना, हमें इक्वेशन फोर्थ को कंपेयर करना है तो क्या करेंगे, F12 इक्वल टू बराबर होगा माइनस F21, माइनस F21 देखेंगे तो ये माइनस F21 ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने खाली इक्वेशन फोर्थ कंपेयर की है, और ये इक्वेशन फोर्थ करो या इक्वेशन फिफ्थ करो, कुछ भी करो, किसी एक इक्वेशन एनी वन, इक्वेशन एनी वन, कोई भी इक्वेशन हो। तो F12 ले लिया हमने, F12 के इक्वल कौन सा ले लिए, एक निकाल लीजिए, तो ये क्या आएगी हमारी, माइनस की है ना, तो हम कह सकते हैं F12 F21 के माइनस में आ जाती है। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ये हमारी वेक्टर फॉर्म निकलती है कूलॉम्स लॉ की। अब ये वेक्टर फॉर्म तो निकाल ली, आप पूछते हैं कि इससे एक्सटेंडेड फॉर्म Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 का क्या, हमें यूनिट वेक्टर निकालना था। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या है, RA बराबर RA अपॉन RA, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना था। अब इसमें जैसा यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है, इसमें यूनिट वेक्टर R12 है और एक R21 है, इन दोनों का यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। तो यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए पहले हमें ये ट्राइंगल सॉल्व करना होगा। ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला बता, हमने एक ट्राइंगल निकाले थे OR1 और एक NOQ1 Q2, ये एक ट्राइंगल आ गया। अब इस ट्राइंगल को निकालने के लिए यहाँ जब सेम डायरेक्शन होती है तो पॉजिटिव मानी जाती है और अपोजिट डायरेक्शन होती है तो नेगेटिव मानी जाती है, मैथ का रूल है हमारा। तो यहाँ देखते हैं R1 सेम डायरेक्शन, अभी हम ये प्लस मान रहे हैं R1, इसी डायरेक्शन में R12 भी जा रहा है, इसकी डायरेक्शन हमने पहले शो कर ली थी, इसकी भी डायरेक्शन किधर है, F21 करते हैं, इसकी सेम डायरेक्शन है, तो ये क्या हो गई R12 भी प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ आके R2 हो गया हमारा अपोजिट डायरेक्शन में,
ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता तो यहाँ हो जाएगा ये R2। अब तुम कह रहे होंगे अपोजिट है तो ये बराबर में क्यों लिया, तो ये हम माइनस करेंगे बराबर 0 करेंगे तो ये वाला जो माइनस का इधर आके तो भी प्लस का हो जाता है, ये इक्वल टू में जब भी आएगी संख्या। अब ये मान लिया हम इक्वेशन थर्ड, इसकी इक्वेशन थर्ड मान ली। सेम एज अब ये देखते हैं ट्राइंगल OQ2Q1, सिमिलरली, सिमिलरली का मतलब सेम एज, जैसे हमने किया है वैसे ही है, सेम एज करेंगे तो क्या आएगा R2 प्लस R21 बराबर R1। ये हमारी आ गई इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ हमने निकाली है। इक्वेशन फोर्थ का फॉर्मूला जो हमारा आएगा वो क्या आता है, दोनों हमने निकाली थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में यूनिट वेक्टर ये तो वैल्यू आ गई। अब इन्हीं वैल्यू को हम फर्स्ट और सेकंड वैल्यू में रख सकते हैं। किसकी जगह रखें भाई, दोनों थोड़ी, इनकी जगह रख भी सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। जब ये इस वेक्टर फॉर्म आएगी, ये वेक्टर फॉर्म में दे रखी ना कैप, ये जो कैप होता है यूनिट वेक्टर का निशान है। और अगर हम इसे थोड़ा सा कम रखें, इससे अलग रखें, यानी इसमें रखें तो ये हमारा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म देखा ना, यूनिट फॉर्म देखा, तो वेक्टर फॉर्म में रखने के लिए इसमें तो रख सकते हैं, लेकिन रखना तो हमें इसमें भी होगा। और इसमें कब रखेंगे, जब हम यूनिट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करें। तो ये हमने निकाल लिया। नाउ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होगा इनका, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए एक तो आएगा R21 बराबर, R21 का होता है ये फॉर्मूला अपॉन में R21 का मैग्नीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है जी। अब यहां देखते हैं R12, R12 भी एक यूनिट वेक्टर है, इसका क्या आएगा R12 का वेक्टर अपॉन में R12 का वेक्टर है लेकिन मैग्नीट्यूड में। ये दोनों वैल्यू निकाल ली। पुट दीज वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज को रख लें। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इन वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में हम रख सकते हैं। कैसे देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ये, इक्वेशन सेकंड ही है, तो F12 बराबर क्या आ जाता है, F12 बराबर आएगा K तो है ही, Q1 Q2, बाकी वैल्यू यहाँ है R21। अब बात आती है R21 कहाँ गया, R21 ये रहा, R21 निकालना, क्योंकि हमें R21 की जगह तो वैल्यू रखनी है। R21 की जगह वैल्यू रखने तो क्या आएगा, R21 बराबर आएगा R1 माइनस R2, यहाँ आ जाएगा R1 माइनस R2, यहाँ रख लेते हैं। और ये किसका है, ये आ जाता है हमारा स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दे रखा है। अब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की जगह रख लेते हैं हम, R21 की जगह रखना है ना, R21 है यहाँ, तो यहाँ R21 का क्या आएगा, R21 का वेक्टर अपॉन R21 का वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड। इस इक्वेशन कौन सी मान है, इक्वेशन फिफ्थ, इक्वेशन फिफ्थ हम मान लेते हैं। सेम एज यहाँ सॉल्व करते हैं, यही एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसका कोई दौर नहीं है, इसे हटा सकते हैं, ये हमने वैल्यू निकाल ली। इसे निकालने के लिए आगे हमें इसका यूज नहीं करना, आगे अब डायरेक्ट सॉल्व करते चलेंगे। तो F12 निकालो। अब F21 बराबर क्या आता है जी, F21 बराबर आएगा K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का वेक्टर और ब्रैकेट में स्क्वायर, यहाँ आएगा R12 का वेक्टर अपॉन R12 का वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड। ये इक्वेशन हो गई है 6। इक्वेशन 6 हमने रख ली, इक्वेशन 6 हमने रखी, इसका जो मेन फॉर्मूला आएगा वो क्या आता है। अब भाई बात तो ये सही है कि जब हमने R12 और R21 यहाँ सॉल्व किया है, सर ये क्यों नहीं हटा है, बहुत से बच्चों के बीच में सवाल आता है कि R12 है हाँ और R21 है, इनकी जगह हमने R1 माइनस R2 रख लिया, सर इनकी जगह क्यों नहीं रखा जा रहा है। तो हम ये भी सॉल्व करेंगे, ये भी सॉल्व करेंगे। क्यों, जब तक ये सॉल्व नहीं करेंगे जब तक ये एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं मानी जाएगी। एक्सटेंडेड फॉर्म सभी को सॉल्व करना होता है। तो एक्सटेंडेड इक्वेशन फिफ्थ
इक्वेशन फिफ्थ एंड इक्वेशन सिक्स दोनों का एक्सटेंडेड कर लेते हैं। तो F12 बराबर क्या आ गई, K Q1 Q2 और यहाँ है R1 माइनस R2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं हम। यहाँ आ गई R21 पे क्या आ गई, R1 माइनस, ये R21 पे R1 माइनस R2, ये सिंपल ब्रैकेट में रख लें। और ये क्या आ गया R1 माइनस R2, ये मैग्नीट्यूड में आ जाए। सॉल्व करेंगे F2, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, ये 1 है और ये 2 का, ये दोनों सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं यहाँ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा K Q1 Q2 और यहाँ आ गया R1 माइनस R2, दोनों वेक्टर हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा, ये क्वाड्रेंट यानी ये डिटरमिनेंट हो जाएगा, क्वाड्रेंटिक इक्वेशन आ जाती है हमारी। तो यहाँ से इक्वेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर और ये 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, आधार समान होते हैं तो घातें हमारी जुड़ जाती है। तो इसका हो जाएगा Q, इसी में बाकी तो सेम है। सिमिलरली कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले होंगे एक मेटल के पीस में से, एक मेटल के पीस में से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं ये हमें निकालना होगा। तो उसे निकालने के लिए क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज निकालना होता है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसमें पहले ये देखेंगे क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ Q बराबर, क्योंकि हमने कूलाम से पहचान लिया है, कूलाम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की, और चार्ज का सिंबल क्या है Q। तो Q बराबर प्लस 1.0 इंटू 10⁻⁷ कूलाम दिया हुआ है, ऑटोमेटिक ये दिया हुआ है। तो इसे जानने के लिए हमें एक वैल्यू निकालनी होगी, फॉर्मूला वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं इसका फॉर्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस NE है। N हमें निकालना है, ये निकालना है, इसका फॉर्मूला हमें निकालने के लिए करेंगे N बराबर प्लस माइनस Q अपॉन E। तो प्लस Q कितना है 1.0, प्लस माइनस कर लेंगे ना, 1.0 इंटू 10⁻⁷ कूलाम दिया हुआ है पहले से। और इसका जो फॉर्मूला है E का, वो कितना दे रखा है हमें, E दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻1.6 दे रखा हमें 10⁻⁻19 कूलाम। सॉल्व करने के लिए सिंपल है, कूलाम से कूलाम कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, माइनस से माइनस कट गया, तो हमारी जो नॉर्मल वैल्यू आएगी प्लस 10 10⁻⁷ और ये -19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19 हो जाता है और यहाँ 16 बचेगा। 16 को यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 10, ये आ जाएगा 10⁻12, ये 16 में 10 से डिवाइड, 10 में डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो एक 10 हमें यहाँ से उधार लेना होगा, तो n बराबर 100 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ बचे 10 11 और यहाँ 16 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स आता है। ये हमारा क्वेश्चन आंसर है इस कौन से जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, इसके बेसिस पर था ये। एक्सटेंडेड कूलाम्स फोर्स, कूलाम का फोर्स क्या, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन तीनों चारों हेडिंग टॉपिक के बेस पर हमने एक न्यूमेरिकल निकाला है। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल ये कंप्लीट हुआ। सेकंड न्यूमेरिकल जो होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कूलाम्बियर फोर्स निकालना है। तो हमें दे रखे हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और हमें डिस्टेंस दे रखा है 0.8 इंटू 10⁻15 मीटर। सर ये पहचाना कैसे कि आर दे रखा, हमें डिस्टेंस दे रखा है। भाई हमारे दो चार्ज होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर प्लस इलेक्ट्रॉन पर माइनस, दोनों को होता है। तो इसने कहा इन दोनों के बीच को सेपरेट करता है, दोनों को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। और जबकि एक प्लस और एक माइनस है वो अनलाइक चार्ज हो जाता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, ना कि रिपेल करता है। और ये सेपरेट करने की बात कर रहा है, सेपरेट करेंगे तो इनके बीच में दूरी बनेगी नहीं बनेगी, तो सेपरेट करने वाले को क्या कहेंगे, दूरी। किसके द्वारा सेपरेट किया जा रहा है, 0.8 इंटू 10⁻15 मीटर के द्वारा सेपरेट किया जा रहा है। इसके द्वारा हम सेपरेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो हमें देखना होगा क्या दे रखा है गिवन। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग प्लस का एक माइनस का, ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, ये प्रोटॉन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया।
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है, तो इसे हम क्या मान रहे थे कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, आर। क्या मान रहे थे, आर मान के चल रहे थे, तो आर ये दे रखा है। अब देखो क्या दिया हुआ है, आर बराबर 0.8 इंटू 10⁻15 मीटर दिया हुआ है। तो एफ बराबर हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इनकी वैल्यू रखनी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, -1.16 इसकी। आगे सॉल्व करेंगे, के -1.6 -1.6 तो कितना आएगा 2.56। ये प्लस का आ जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर -38। सॉरी -38 क्यों आया, ये जब आधार समान होते हैं तो हमारी घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें क्या माइनस माइनस जोड़ेंगे तो प्लस वो माइनस के आएगा, और यहाँ 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 और 10⁻15 का स्क्वायर करेंगे तो -30 आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट हमें कैंसिल कर देते हैं, दोनों पॉइंट कैंसिल हो जाते हैं। अब f बराबर जो है k की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻9 है, और ये है 256 और ये 10⁻38 और ये 30 ऊपर जाता है तो प्लस का 30 हो जाता है, और यहाँ बचा खाली 64 से अब इसमें डिवाइड कितनी बार कर सकते हैं, जितनी बार होगा वो आगे देखा जाएगा। आगे से सॉल्व करेंगे तो f इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 9 को भी सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके आएगा ये 256 इंटू यहाँ माइनस का 8 है और 1 प्लस का 8 है, तो ये आ जाएगा 10⁻8 और 10 का 9 अपॉन 64। तो सर बात ये है कि 9 में से 8 जाएगा, एक बचेगा 10 का, तो ये f इक्वल टू कितना आ जाता है जी 9 इंटू खाली 9 बचा और यहाँ 256 है और यहाँ खाली 10 की पावर 1 बचेगा अपॉन 64। इसे डिवाइड करेंगे तो 32 बार आएगा, सॉरी ये, और ये 8 बार जाता है और 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 बार डिवाइड होगा। अब बात आ जाती है f इक्वल टू करेंगे 9 को 36 मल्टीप्लाई 10⁻1 न्यूटन चलेगी, क्योंकि ये हम निकाल रहे हैं फोर्स का। सॉल्व कर लेंगे, न्यूटन में कैसे आया ये हम सॉल्व कर लेंगे। 36 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 न्यूटन, इसका आंसर आ जाता है जी। तो पता था पहले ये आंसर आएगा। बात यह आती है कि न्यूटन कैसे आया, चलो न्यूटन से देख लेते हैं। सर यहाँ देखते हैं कि ये जो